नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का जो टेस्ट नंबर 4 है और उसका सेकंड वीडियो है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले के कुछ क्वेश्चन हमने इसके फर्स्ट वीडियो में कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर इससे पहले के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन आज की वीडियो में हमें सोल्व करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको अच्छे मार्क नहीं लाने हैं या आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करने हैं तो आप वीडियो को अभी छोड़ दीजिएगा। और अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को देखते हो तो फिर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, इस बात से भी कोई मतलब नहीं होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें या फिर आप इसको कहीं शेयर करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम में प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए। तो चलते हैं, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। इसके बाद हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्धायु काल का 2 गुना होता है। दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और चूंकि आपको दे रखा है प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो कहीं ना कहीं प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात यहाँ पर हो रही है। और तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कि वो होता है T इक्वल टू 2.03, ठीक है, 2.303 अपॉन के और log 10 और a माइनस एक्स। ठीक है, ये जो आपको दे रखा है ना 3/4 भाग पूरा होने में, तो ये x का मान होता है। अब याद रखिएगा ये x का मान होता है, तो यहाँ पर 3/4 आपको रख देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो 2.303 अपॉन के और log 10 और a अपॉन a का मान जो ये चुका, तो इसको नहीं छेड़ना है। आप याद रखिएगा कि जहां इस तरह का क्वेश्चन हो 3/4 भाग, तो वो x का मान आपको रख देना है। कहीं कहीं ये होता है कि आधा भाग, तो आधा मतलब 1/2, तो यहाँ पर 1/2 आपको रखना होगा। ठीक है, या फिर आपसे कह दे कि 1/4 1/4, इस तरीके से आपको वो मान जो है ना x का रखना होता है। ठीक है, तो इतना याद रहेगा आपके। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, x बराबर क्या है आपका 3/4 भाग किसका, a का। समझ में है कि नहीं है, ये भाग किसका है, a का। तो आप यहाँ रखिएगा 3/4 a। बस आपको कुछ नहीं करना, केवल इसको सोल्व करना है और फिर बात करेंगे अर्धायु काल की। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको सोल्व करिएगा। तो t बराबर तो 2.303 अपॉन के, ठीक है, log a अपॉन इसके बटे में 1 ले लीजिए और 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 एकम 4a और माइनस 3 एकम 3a, इसको ऊपर भेज दीजिएगा। तो t बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन के log 10 और ये 4a अपॉन 1a, और a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2.303 अपॉन के log 10 और ये है 4। दोस्तों, आपको log 4 का मान पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं देखो, मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। log 4 का मान आप कैसे निकालते हो, तो log 4, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो log 10 और 2 का पावर 2। और आपको पता होगा जब log के क्वेश्चन में इस तरह की समस्या दे रखी हो तो आप इसको जो है आगे लिख सकते हो 2 log 2। ठीक है, और log 2 का मान कितना होता है, 2 गुणा पॉइंट, ठीक है, 3010, ये log 2 का मान होता है। और इन दोनों गुणा करके आप यहाँ पे लिख सकते हो t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 और log ये क्या हो जाएगा आपके पास, log 4 का मान 2 गुणा 0.3010 और अपॉन के। तो फिलहाल आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप इन दोनों को गुणा करिएगा ना, तो ये कम से कम कितना आता है, लगभग ये आता है आपका 0.693 के आसपास आता है। तो फिलहाल आप अर्धायु काल के लिए फॉर्मूला लगाइए। तो अर्धायु काल के लिए फॉर्मूला होता है भैया t हाफ। हाफ क्यों लगाया, क्योंकि अर्धायु, अर्धा, अर्ध मतलब आधा, आधी आयु की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको हाफ t लगाना पड़ता है। उसका फॉर्मूला होता है
693 और अपॉन के। अभी आप एक काम करिएगा, यहां से के का मान निकालिएगा। तो अब मैं करता हूं इसको, के बराबर हाफ टी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो के का मान आप देख रहे हो ये उठाइए यहां रख दीजिएगा। तो के टी बराबर 2.303 और गुणा 0.310 और गुणा 2। ये दो मैंने यहाँ साइड में ले लिया क्योंकि इन दोनों गुणा जो है ना अभी इसको काटने वाला है। तो 0.693 और गुणा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा टी का मान, इसको आप ऊपर भेज दीजिएगा। देखो भाई के का मान जब आप ये रखोगे नहीं तो यहाँ रखा, और बटे में क्या है, हाफ टी है। बटे में क्या है आपका, हाफ टी है। तो इन दोनों गुणा करिएगा, और इन दोनों गुणा आपको पता होना चाहिए। जब मैंने इसका व्यंजक किया था तो व्यंजक में हमने क्या किया था दोस्तों, कि कहीं ना कहीं इन दोनों का गुणा इसके बराबर आया था कि नहीं आया था। तो टी बराबर 0.9, फिलहाल मैं 0.9 लिख दे रहा हूं, और गुणा 2, और जो आप हाफ टी देख रहे हो ये ऊपर चला जाएगा, क्या ये हाफ टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसको 0.69, इसको भी मैंने आधा लिख दिया, इसको भी, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो टी का मान आपको मिल जाएगा 2 गुना हाफ टी। ये इसका आंसर है, ये सिद्ध करना था। देखिए 2 गुना होता है, क्या सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको ये आंसर जो है लिख देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों का क्या आयुपेशी नाम पूछ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों के उपसंयोजक यौगिकों का आयुपेशी नाम बताना है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। तो यहां पर हमें जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, CuNH3 4SO4। ठीक है, तो पहले इसको करने के लिए ना आपको मैंने इससे पहली वीडियो जो बनाई थी उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण, ठीक है, आपको एक बार जाकर देख लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको इसका रूल नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन हाँ ऑक्सीडेशन संख्या जरूर ज्ञात करना बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करिएगा। पहला हिस्सा आपका जो होता है वो धनात्मक होता है, और दूसरा हिस्सा आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो देखिए जरा, फिलहाल हमारे पास जो SO4 है वो ऋणात्मक की तरफ जा रहा है, और ये जो पहले वाला है प्रेशर वाला भाग ये धनात्मक की तरफ आ रहा है। मतलब नाम इसका केवल आपको सिंपल ही लिखना है, कॉपर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो चुका होगा। अब निकालते हैं कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या हम सभी के सामने निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां पर निकाल लेंगे। तो CO कितना होता है X, और NH3 का आपको पता होगा 0 और गुणा 4, और ये हमारे पास सल्फेट है -2 और बराबर 0। तो X बराबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 0 की गुणा 4 में करिएगा तो 0 मिलेगा, और -2 बराबर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो लिखते हैं आयुपेशी नाम। यहां से शुरू करेंगे, टेट्रा, हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेट्रा एमीन। बस इस बात का ध्यान रखना है, एक ही सेंटेंस में लिखना होता है। ठीक है, टेट्रा एमीन कॉपर। कॉपर क्यों, क्यूप्रेट क्यों नहीं, कॉपर इसलिए दोस्तों क्योंकि यहां पर हमने इसका मान जो है ये धनात्मक सिरे की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव भाग की तरफ अगर ये आ रहा है तो कॉपर, और अगर ये SO4 यहां आ जाता तो फिर ये क्यूप्रेट। ठीक है, अच्छा, कॉपर एमीन, टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड, और इसके बाद क्या है, सल्फेट। और अगर ये सल्फेट इस ब्रैकेट के अंदर आ जाता ना तो इसका नाम हो जाता सल्फेटो। अभी बाहर है तो सल्फेट। इंग्लिश में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड आयन, कॉपर सेकंड आयन सल्फेट। सही है, इस तरह से लिख सकते हो, या आप केवल हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में लिखिएगा, वैसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हो, इसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ, ये जो है हमारा पॉजिटिव, K3 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और ये जा रहा है आपका नेगेटिव की तरफ। मतलब अगर बात नेगेटिव की तरफ चली जाए तो आपको जो फेरस है इसका फेरेट लिखना होगा। पहले आप इसका ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करिएगा। तो पोटेशियम का होता है कितना, +1 होता है और गुणा 3, और लोहे का होता है कितना, X होता है। CN का कितना होता है, -1 और गुणा 6, और बराबर हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। 1 की गुणा 3 में करिएगा तो 3,
प्लस 1 और 6 कम 6 बराबर 0। अभी आप 3 को 6 में से माइनस करिएगा तो माइनस का 3 मिलेगा, ठीक है। और ये इधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो आप इसका नाम इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हो। तो पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, इसका रोल नहीं लेना है। पोटेशियम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, और ये हो जाएगा फेरेट, फेरेट थर्ड। आयन लिखना चाहते हो आयन लिख सकते हो, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं। पोटेशियम सेम है, कोई हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क नहीं है। पोटेशियम हेक्सा साइनो, ठीक है, फेरेट थर्ड, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद चलते हैं अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा K3Cr C2O4 3 आयन 3। आपको पता होगा कि ये आपका भाग जो है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब क्रोमियम नहीं लगाना। क्रोमियम का हो जाएगा दोस्तों क्रोमेट हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर क्रोमेट आपको लिखना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस का 3, यह काम करिए, पोटेशियम का 1 गुणा 3 ऐसे कर सकते हो, क्रोमियम का x मान लीजिएगा, और C2O4 का कितना होता है -2, तो -2 आप यहाँ पे लगाइएगा और गुणा 3 और बराबर क्या है 0। तो 3 और प्लस x और माइनस का 6 बराबर 0। तो x -3 में से 6 जाइएगा तो कितना जाएगा -3, और फिर x बराबर कितना जाएगा +3, बराबर से इधर चला जाएगा तो +3 आ जाएगा। नाम लिखते हैं पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। C2O4 है ऑक्जेलेटो, ऑक्सेलेटो, ऑक्जेलेटो, ऑक्सेलेटो, बात एक ही है। ऑक्सेलेटो क्यूप्रेट, सॉरी ये क्रोमियम, क्यूप्रेट नहीं क्रोमियम, तो इसका हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड, ठीक है। इसकी वजह से थर्ड लगा दिया। आप यह आयन भी लिख सकते हो, आयन भी लिख सकते हो, ठीक है। यह आयन नहीं लिखी क्योंकि इस बाद में सल्फेट आ गया ना, इसलिए। आप देखते हैं इसका क्या करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव सिरा, ये पूरा का पूरा, और ये नेगेटिव सिरा इतना छोटा सा है, ठीक है। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करिएगा। देखो Fe का है x और H2O का है 0 गुणा 6 और प्लस माइनस का 1 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो x -3, क्योंकि आप जब 0 गुणा 6 में करिएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और उसके बाद x बराबर कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो उसका नाम लिखिएगा, नाम लिखते हैं, यहां से शुरू करिएगा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, और इसके बाद है आपका फेरस, फेरस। क्यों, क्योंकि आपको जो है ना यहाँ पे फेरस लिखना है। फेरस क्यों लिखना है, क्योंकि ये धन सिरे की तरफ आ रहा है। अगर Cl शुरू में आ जाएगा तो ये माइनस की तरफ चला जाएगा और Cl प्लस की तरफ आ जाएगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कभी आप Cl को शुरू में रख के बैठ जाओ, Cl ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको आप शुरू में नहीं रख सकते हो तो गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो हेक्सा एक्वा फेरस, और फेरस का ऑक्सीडेशन क्या थर्ड, थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। अगर ये Cl अंदर चला जाएगा ना तो ट्राई क्लोराइड हो जाएगा, अगर ये अंदर है तो ट्राई क्लोराइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसका अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है इसका, संयोजकता बल सिद्धांत के आधार पर NiCN4 आयन की संरचना बनाइए और उसके चुंबकीय के व्यवहार को बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसकी संयोजकता जो है VBT के आधार पर हमें NiCN4 आयन का क्या बनाना है, इसका संरचना सूत्र बना देना है। देखिए क्वेश्चन को लिखता हूं एक बार। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, VBT के आधार पर NiCN4 आयन का
संरचना और चुंबकीय व्यवहार याद कीजिए। दोस्तों वैसे तो आप इसमें बहुत सारी चीजें याद कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में केवल दो ही चीजें पूछी गई है, संरचना के बारे में और चुंबकीय व्यवहार के बारे में। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपको चुंबकीय व्यवहार का तब पता चलेगा अयुग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले हमें अयुग्मित और युग्मित का पता लगाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, संरचना तो आप बना सकते हो, लेकिन इसका चुंबकीय व्यवहार आप तभी बता पाओगे जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं पहले। तो Ni का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, Ni का ऑलरेडी होता है 28 28 और 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2 4p0। ठीक है, 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 और 10 18 2 20 और 8 28। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, इसका सबसे पहले ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करते हैं। तो Ni का कितना हो जाएगा x प्लस Cl का कितना होता है -1 और गुणा 4 और बराबर क्या है -2। क्यों? क्योंकि घात पे जो है माइनस क्या आए हुए हैं ना 2, तो इसलिए माइनस का हो जाएगा। तो फिलहाल आप कर सकते हो क्या कि -4 बराबर -2। ठीक है, अभी 4 को जो है आप इधर जाकर भेज देगा, ये हो जाएगा +2। तो x का मान कितना मिल रहा है भाई आपको, +2 मिल रहा है क्या। तो अब आप एक काम करिएगा, इसका फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया है, मतलब साफ है कि अगर मान लो यहाँ 2 धनायन दे रखा हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 26 होता है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s0 और 4p0। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। मैं दरअसल पता क्यों ले रहा हूँ, जीरो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें आएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो इसके बॉक्स को भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है नहीं, तो चलिए पहले इसका बॉक्स बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि डी में कितने बॉक्स बनते हैं, 5 बॉक्स बनते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, और एस में कितने बॉक्स बनते हैं, 1 बॉक्स बनता है। पी में कितने बॉक्स बनते हैं, 3 बॉक्स बनते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो अभी आपके पास 3d8 है। तो 3d8 का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ठीक है, तो जब आप इसकी एक्सटेंडेड स्टेज करोगे, मतलब उत्तेजित अवस्था दिखाओगे, तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में, ठीक है मैं यहां लिख रहा हूं, ये प्रारंभिक अवस्था है और ये उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, ये जो आप 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये दोनों एक जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये दोनों जो है एक जगह ऐसे दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अब एंट्री होने वाली है किसकी, Cn की एंट्री होने वाली है। ठीक है, तो Cn की एंट्री हम अब कराएंगे। तो Cn की एंट्री अब होगी, देखो तो अब लिख रहे हैं NiCN4 और ये किसके लिए है, 2 आयन के लिए है। तो अब आप इसको एंट्री दिखा दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गया। ऐसे ये है, एक बॉक्स है और ये कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स, क्योंकि ये P है ना, ये 4P के लिए है, ये S के लिए है और ये D के लिए। D में 5 बॉक्स बनते हैं, S में 1 बॉक्स बनता है और P में 3 बॉक्स बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बात, जब आप इसके लिए बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये और ये, इनको तो हमने कुछ भी नहीं किया है। अब जो मजेदार बात है, Cn की एंट्री होगी, तो Cn की एंट्री हो जाएगी ये, ठीक है। कितने Cn है, Cn4 है, तो Cn4 लगाइएगा। कितना है, Cn4 है, तो Cn4 आप जो है यहाँ पर लगाइएगा। ठीक है, तो अभी एक बॉक्स और खाली बच गया हमारा, इसको भी भरिए। पता है क्यों हुआ, कि जो आप देख रहे हैं ना, ये इस 4 की वजह से हुआ। Cn कितने हैं, 4 है, तो एक Cn यहाँ आ गया, एक Cn यहाँ आ जाएगा, एक Cn यहाँ आ जाएगा, एक Cn आपका यहाँ आ जाएगा। और दोस्तों हमेशा इसको डॉट डॉट लाइन में दिखाना है। तो कुल मिला के इसका संकरण जो है ना, वो क्या है, इसका संकरण, संकरण एक बार दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, ओ नो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा चलो बताओ संकरण क्या हुआ इसका। भाई एस के कितने खन्ने गए, 1
अच्छा डी के कितने खंडे गए? 1 और पी के 2। देखो डी के कितने खंडे गए? 1। एस में कितना खंडा गया? 1। पी के कितने खंडे गए? 1 2, तो 2 खंडे पी के गए। तो संकरण को क्या हो जाएगा इसका? तो DsP2 संकरण हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, DsP2 संकरण जो है इसका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपने देख लिया होगा। चलिए इसके बाद मैं बताता हूँ आपको इसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो इसकी मैंने यहाँ पे संरचना बना दी। NC और NC कितने हैं? CN 4, 1 2 3 4। देखो ये 4 था ना, तो इसको 4 को यहाँ दिखा देना है। और जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसको मध्य में इस तरह से दिखाना है। और जिसके ऊपर जो 2 आयन आ रहा है उसको यहाँ लिख देना है। ये परिसर बना देंगे। ठीक है, चित्र कैसा लग रहा है? वर्गाकार समतल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या रहा है? चुंबकीय व्यवहार बताओ। और दोस्तों आपको चुंबकीय व्यवहार के लिए जो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चुंबकीय व्यवहार में आप क्या बताइएगा कि अगर कहीं ना कहीं जोड़ा नहीं बनता, ठीक है, अगर जोड़ा यहाँ पर नहीं बनता किसी का, तो वो तो होता आपका अनुचुंबकीय, मतलब लोन पेयर होता, या आप कह सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता। तो क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो भैया ये क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। और यहाँ है युग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबके जोड़े बन चुके हैं, तो ये इसका चुंबकीय व्यवहार क्या है? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने अपना आंसर जो है कंप्लीट कर लिया है। आप इसके संबंध में चाहे जितनी जानकारी लिख सकते हो उतना ही कम है, लेकिन फिलहाल हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो हमारा इसका अंतिम क्वेश्चन है, 5वें का अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हो गया? तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का एक नमूना 94%, ठीक है, W/V है, और इसका घनत्व 1.8 ग्राम प्रति मिली है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बड़ा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोलरता या फिर मोल अंश के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात जो है समझ लेनी चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन आपको दोस्तों जरूर मिलेगा, चाहे आपसे मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज पूछा जा, या फिर आपसे मोलरता या मोलरता न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल एक बात बताइए, 94% का क्या मतलब है? 94% का मतलब क्या होता है भाई? 94% H2SO4 का क्या अर्थ है? का अर्थ होता है, का अर्थ है कि 100 ग्राम में या 100 मिली में या 100 ग्राम में, ठीक है, H2SO4 जो है वो कितना है में? H2SO4 कितना है? 94 है। ठीक है, 94 है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 94% का क्या मतलब है कि 100 मिली विलियन में जो है H2SO4 का भार कितना है? 94 ग्राम है। आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन आप इसको एक काम करिए, इसको जो है ना ग्राम में ना लिख के आप इसको मिली में ही लिखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ भी ml दे रखा है और वहां पे भी आयतन है। तो 100 ml में H2SO4 94 ग्राम है, ये सही है, 94 ग्राम है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपके? एक बार देख लेते हैं कि सब कुछ क्लियर है, क्वेश्चन भी ठीक दिख रहा है। तो सिर्फ इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में घनत्व का मान दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो घनत्व द्रव्यमान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि फिलहाल जो आपको दिया है ये विलियन का आयतन है 100 ml। ठीक है, और घनत्व का मान कितना दिया है? 1.84 ग्राम प्रति मिली। ठीक है, नहीं तो अब आपको क्या निकालना है? विलियन का द्रव्यमान आप यहां से ज्ञात कर सकते हो। बताओ कर सकते हो कि नहीं? देखो, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व। और ये सूत्र आपको पता है, भौतिक विज्ञान में आपने देखा होगा इस तरह का सूत्र, घनत्व और आयतन और द्रव्यमान में संबंध वाला सवाल है। आयतन का मान कितना है भाई? आयतन का मान है आपके पास 100 ml, और घनत्व कितना है? 1.84। ठीक है, इसका पॉइंट हटाइए और 2 जीरो बढ़ाइएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो, तो 184 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ग्राम क्यों लिया? क्योंकि ये देखिए जरा, ग्राम, तो घनत्व का मात्रक आप यहाँ ग्राम लिखिए और आयतन का मात्रक मिली लिखिए, तो मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा और बचा ग्राम, ग्राम इसका द्रव्यमान आ जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है? 184, आपके पास 184 है विलियन का। ठीक है, पूरे विलियन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो पूरे विलियन का द्रव्यमान है। आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, मोलरता के सूत्र में हमें विलायक के द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है। तो इसके लिए हमें विलायक का द्रव्यमान यहाँ से जो है निकालना पड़ेगा। तो चलिए विलायक का द्रव्यमान भी देख लिया जाए। अच्छा, जो हमारे पास 94 ग्राम है, ये 94 ग्राम क्या है, ये H2SO4 है ना। तो H2SO4 है, तो एक काम करिए, जो आपके पास कुल द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान कितना है विलयन का, उसको घटा दीजिएगा विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान और माइनस विलय का द्रव्यमान, यानी कि 184 में से घटा दीजिएगा 94। ठीक है। जब आप इसको माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 में से 4 गया, कितना बच गया, 0 बच जाएगा। और फिर आप 18 में से जो है 9 को घटा सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये मान मिल जाएगा, 90 ग्राम मिल जाएगा। ठीक है। तो कितना बच जाएगा भाई, 4 में से 4 घटा लो, कितने बच गए, 0। और 18 में से 9 घटा लो, कितना बच गया, ठीक है, 9। और ये 90 ग्राम आपका मिल जाएगा। और आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जब आपके पास विलायक की मात्रा निकालनी होती है, यानी कि मोललता आपको निकालना हो, तो आपको जो है तो ये मानो किलोग्राम में चाहिए होता है। तो आप इसको एक काम करिए, 9 और 90 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम, इसको आप ऐसे बदल लीजिएगा। ठीक है। तो किलोग्राम में आपको मिल गया है। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले में जो है मान अपना रख सकते हो और इसका मान निकाल सकते हो। लेकिन अभी आपको इसके मोल का मान और निकालना पड़ेगा, किसके, जो H2SO4 के मोल है वो भी निकालना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मोल निकालने के लिए आपको अनुभार भी चाहिए। ठीक है। क्योंकि मोल का फॉर्मूला होता है मात्रा बटे अनुभार। ठीक है। तो मात्रा बटे अनुभार, तो अनुभार का मान मैं यहाँ निकाल देता हूँ। अनुभार बराबर H2SO4, तो भैया H का कितना होता है, 1 × 2 + H का 32, और O का कितना होता है, 16 होता है, और गुणा 4। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिए, 16 चौका 64 और 32 और 2, इनको सबको ऐड कर दीजिएगा, तो 2 32 और 64। ठीक है। ये आ जाएगा आपका 8 और 9, तो 98 आ जाएगा अनुभार। ठीक है। तो मात्रा कितनी है इसकी, मात्रा है 94, अनुभार आया आपका 98। ठीक है। और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता बराबर क्या होता है, मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है। किलोग्राम में, तो इसको किलोग्राम में आप निकालिएगा। तो अब एक बात बताइए, मोल क्या होता है, मात्रा बटे अनुभार, यानी कि छोटा W बटे M, और गुणा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, समझ लीजिएगा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, किलोग्राम में। तो अब आप एक बात बताइए, W का मान कितना है, यानी कि मात्रा का मान कितना है भैया, मात्रा कितनी है, 94 है, तो 94 बटे, और अनुभार कितना है, 98, और विलायक का द्रव्यमान है आपके पास 90, और गुणा 10⁻³ ठीक है। इस -30 को दोस्तों ऊपर भेज दीजिएगा, और ये हो जाएगा क्या, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा साहब, ये प्लस का जो है हो जाएगा। ठीक है। तो भेजते हैं इसको ऊपर, देखो 94 गुणा 1000, -3 है ना, ऊपर जाके 1000 हो जाएगा, तो 98 गुणा 90, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा। और अब बस आपको ये कैलकुलेशन कर देना है, 94 गुणा 100 बटे 98 गुणा 9। ठीक है। अब आप एक काम करिए, पहले ना इन दोनों गुणा कर लीजिएगा। ठीक है। मैं आपको देखो गुणा करना बता रहा हूँ एवरेज में। तो फिलहाल 9 × 72, 94 गुणा 100, और 9 × 72 का 2 का बच जाएंगे कितने, 7 9 में 81, 81 और 7 8 88। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल आप एक काम करिएगा, ऊपर भी 2 के बाद पॉइंट लगाइएगा, और यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.9 गुणा 100 बटे 8.8। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपके। ओहो, दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है। आप एक काम करिए, पहले ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस कैमरे को जो है नीचे साइड कर दूंगा। ठीक है। हो गया, अब देखो। अब समझिएगा इसको। ठीक है। देखो, अब आप एक काम करिएगा दोस्तों, कि क्या पॉइंट से पॉइंट जो है यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो। ठीक है। बताइए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 900 और बटे में है 88। ठीक है। अब आप इसको जो है डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है। अब आप इसको भाग कर लीजिएगा, 900 से जो है आपको भाग कर देना है, ये आ जाएगा लगभग आपका
10.2 के आसपास आ रहा है आंसर इसका। 10.2 के आसपास मेरा आंसर आ रहा है। और मोलरता के लिए हम लिखते हैं छोटा m। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कैलकुलेशन किस तरह से किया मैंने। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और मैं केवल आज की वीडियो यहीं स्टॉपिक कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आगे जो है हम अगली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप आज तक केवल इतना ही काम कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आपको देखने में समस्या हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो है 5वें खंड के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और जो पेपर में अथवा वाले क्वेश्चन है उन्हीं को भी हमें जो है समझना है। तो ओके भाई, आज की वीडियो में केवल इतना ही। इसका तीसरा पार्ट आप जरूर देखिएगा।